हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के रमन आपका स्वागत करता हूं अपने पीजी स्कूल ऑफ कैरियर्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली क्लास में नंबर सिस्टम शुरू किया था मैथमेटिक्स में, आज हम उसी नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कि लगभग मैक्सिमम 15 to 16 17 क्वेश्चन बनते हैं, जो नंबर सिस्टम पर रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे आने वाले एग्जाम, जैसे कि अभी रेलवे में एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, इवन अपने एसएससी के और कोई दूसरे एग्जाम आने वाले हैं, तो इन सभी में आमतौर पर मैथमेटिक्स की अच्छी खासी वेटेज होती है। और उस मैथमेटिक्स की अच्छी खासी वेटेज को ध्यान में रखते हुए ही हमने मैथ्स की क्लास शुरू की, जिसमें हम मैथ्स को एक बिल्कुल सिंपल और सीधे सीधे तरीके से, विदाउट किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी जटिल प्रक्रिया के, बिना किसी विशेष फार्मूले के हम मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, जिससे कि आम बच्चा भी मैथमेटिक्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझ सके और उस प्रकार से समझ सके कि उसको कभी भूले नहीं। तो आज हम ये प्रश्न उसी प्रकार से समझेंगे जहां आदमी को बिना किसी जटिल फार्मूले के सीधा सीधा बच्चों को डायरेक्ट समझ में आ जाए और इस प्रकार से समझ में आ जाए कि उसको कभी आगे भूले नहीं। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसमें आज हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आमतौर पर एक प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कुछ संख्या दी हुई होती हैं और उन संख्याओं में से कुछ पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर है। जब कोई छोटी संख्या होती है, आमतौर पर जैसे कोई 100 से नीचे की जो संख्या होती है, तो हम उसका आमतौर पर अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन जब 100 से ज्यादा की जो संख्या होती है, हम उसका डायरेक्ट अनुमान नहीं होता और उसके लिए हमें कुछ तरीका पता होना चाहिए। उस तरीकों को फॉलो करके, उस फार्मूले को, उस प्रोसेस को फॉलो करके, उस मेथड को फॉलो करके हम पता लगाएंगे कि वो क्वेश्चन जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसके लिए जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है, जो भी नंबर दिया गया है, हम उस नंबर का जो बेसिक स्क्वायर रूट होता है, उस स्क्वायर रूट के संख्या को हम लेंगे और उस स्क्वायर रूट से पहले वाले जितने भी प्राइम नंबर या जो अभाज्य संख्याएं हमारी बनती हैं, हम उन सभी अभाज्य संख्याओं से, गुणनखंडों से, उसके फैक्टर से हम उस स्क्वायर रूट को डिवाइड करके देखते हैं। यदि स्क्वायर रूट अपने किसी भी पहले वाले फैक्टर से, किसी भी गुणनखंड से, किसी भी प्राइम फैक्टर से जो डिवाइड हो जाता है, तो वो जो संख्या होगी हमारी, वो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या नहीं होगी। और यदि वो डिवाइड नहीं होता है तो हमारी जो संख्या होगी वो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होगी। हम देखते हैं 349 का यदि हम नियर अबाउट स्क्वायर रूट लेते हैं, तो 349 का जो नियर अबाउट स्क्वायर रूट बनता है वो बनता है 19 का। क्योंकि यदि ये संख्या पूरी 400 होती तो इसका स्क्वायर रूट है जो 20 हो जाता। अब वो 400 से थोड़ा कम है, तो इसका मतलब है इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 19 ही होगा। इसी प्रकार से 881, इसका जो स्क्वायर रूट हम लेंगे वो नियर अबाउट 29 का होगा। क्योंकि यदि ये पूरी संख्या 900 होती तो इसका जो स्क्वायर रूट होता वो 30 हो जाता। तो लेकिन ये 900 नहीं है, 900 नहीं है, इसलिए इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 30 से कम और 28 से ज्यादा के बीच में, लगभग 29 और 19, ये हमारे पास दोनों संख्याओं के स्क्वायर रूट आ गए। अब स्क्वायर रूट जब आ गए हैं तो हम देखते हैं 19 के जो प्राइम फैक्टर बनते हैं वो कौन कौन से बनेंगे। 19 से पहले के जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये हमारे कुछ प्राइम फैक्टर्स हैं। उसी प्रकार से 29 से पहले के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं जो इस स्क्वायर रूट से पहले के जो प्राइम फैक्टर्स हैं। यदि हम इनमें से किसी भी प्राइम फैक्टर से 19 को या 29 को डिवाइड करते हैं, तो इनमें से किसी भी संख्या से जो है वो 19 या 29 डिवाइड नहीं होता है। जब ये स्क्वायर रूट डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब है जो दिया गया हमारा जो नंबर है, जो संख्या है, वो हमारी जो है प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से हम प्राइम नंबर का या अभाज्य संख्या होने का पता लगा सकते हैं, जो बहुत ही आसान है, सिंपल है। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं
जिसमें आमतौर पर कुछ फ्रैक्शंस दे दी जाती हैं और उस फ्रैक्शंस के बाद उससे पूछ लिया जाता है कि कौन सी फ्रैक्शन में सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है, या उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, उतरते क्रम में और चढ़ते क्रम में, आरोही अवरोही क्रम में पूछ लिया जाता है। आमतौर पर ऐसी फ्रैक्शंस का पता लगाने के लिए या उनके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को या बड़ी छोटी फ्रैक्शन का पता लगाने के लिए हम जो प्रोसेस, जो मेथड जो फॉलो करते हैं, वो सबसे आसान तरीका, सिंपल तरीका है। हम उसको एलसीएम के द्वारा पता कर सकते हैं। और यदि ये संख्याएं ज्यादा नहीं हैं, वो सिर्फ 2-3 भी नहीं है, यदि वो 2 या 3 है, इन 2-3 फ्रैक्शंस के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यूमरेटर यानी कि अंश वाली संख्या ज्यादा आ जाएगी, वो जो फ्रैक्शन होगी वो बड़ी होगी, और जिसका अंश कम होगा वो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। उसी प्रकार से यदि किसी सीरीज में उनके अंश और हर के बीच में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में उनका जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस लगभग बराबर है, उस बराबर के डिफरेंस में कोई भी जो सबसे बड़े वाली फ्रैक्शन होगी वो सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी वो उसमें सबसे छोटी होगी। जैसे कि 3/4, 4/5, 5/6। यदि हम इसको सीधा सीधा सा प्राइमा फेसी पहली नजर में देखते हैं तो इस सभी फ्रैक्शंस में एक समान अंतर है। 3, 4 और 5 में एक एक का अंतर है। 5, 6, 4, 5 और 6 में भी एक एक का अंतर है। इस प्रकार से यदि इनमें समान अंतर है तो हम पता लगा सकते हैं कि जो 3/4 या 3/4 है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, और 5/6 है जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। इसी प्रकार से यदि 5/8 और 9/14 का हमें पता करना है, हम इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जिसका अंश ज्यादा होगा, वो जो भिन्न होगी, वो फ्रैक्शन होगी, वो बड़ा होगा। जैसे कि 5/8 और 9/14 को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 17/72 एंड 72/70। जब 70/72 और 72/70 ये हमारे पास दो फ्रैक्शन आ जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद। अब हम इसे देखते हैं प्राइमा फेसी। 72/70 जो है वो 70/72 से बड़ी फ्रैक्शन है। तो इस प्रकार से जो 9/14 है वो हमारी जो फ्रैक्शन है वो बड़ी होगी। इसके अलावा हम जो एलसीएम का मेथड है उसको ही फॉलो करते हैं। एलसीएम के मेथड के लिए जैसे कि 4, 5 और 6, हम तीनों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है, हर है, उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम यदि हम उसका लेते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। जब हम एलसीएम लेंगे, 60 एलसीएम लेने के बाद जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 45, 48 एंड 50। अब हमारे पास फ्रैक्शन जो बन जाएंगी वो बन जाएंगी 45/60, 48/60 और 50/60। इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो इस फ्रैक्शन में भी जो 45/60 है वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी, और 50/60 की फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन जो है वो सबसे बड़ी होगी। इस प्रकार से जो फ्रैक्शंस में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगाने में, उतरते चढ़ते क्रम में या छोटा बड़ा पता लगाने के लिए हम बेसिकली इसको 2 या 3 तरीके फॉलो करेंगे। सबसे पहला एलसीएम मेथड के द्वारा, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा, या हम डायरेक्ट उसके बीच का डिफरेंस देख करके भी हम उसको पता लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपके नंबर सिस्टम में। आमतौर पर एक सीरीज दे दी जाती है नंबर्स की, और उस नंबर्स की सीरीज के बाद उससे पूछ लिया जाता है कि इसका जो टोटल सम होगा वो कितना होगा। इस टोटल सम को पता लगाने के लिए हम एक बहुत सिंपल तरीका फॉलो करेंगे, और उस सिंपल तरीके में हमारे पास जो तरीका है वो बहुत ही आसान तरीका है, और उस आसान तरीके से फॉलो करने के लिए आप देखेंगे कि आपके लिए कोई भी जो याद करना उसको बहुत आसान हो जाएगा, आप कभी उसको नहीं भूलेंगे। इसका एक सिंपल सा तरीका है, जितना भी जो नंबर दिया गया है उस नंबर को
उस नंबर से मैं एक प्लस करके 2 से आप डिवाइड कर दें। जैसे कि यदि हमारे पास 1 से 50 संख्या दे दी जाती है और उससे पूछ लिया जाता है कि उसका टोटल सम कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लिया हमने 1 से 50 का सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितना है, जो टोटल संख्या है हमारे पास वो हो गया है 50। अब हमने क्या करना है, इस 50 में 50 प्लस में एक और करके, यानी कि जितना भी नंबर है उस नंबर में हम एक संख्या बढ़ा करके उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक नंबर यदि हम इसमें बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 51 और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 50 इंटू में 51 डिवाइडेड बाई 2। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो 50 को 2 से डिवाइड कर देते हैं और इसको 51 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 25 × 25 और 25 5 × 125। 125 में 2 हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 127। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये है जब टोटल ऑड और इवन सभी नंबर दिए हों, लगातार क्रम में नंबर दिए हों, तो हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू में n+1/2। यदि कई भी बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि इस सीरीज में से कुछ नंबर मिसिंग कर दिए जाते हैं और आपसे केवल n ओड नंबर या n इवन नंबर पूछ लिया जाता है, यानी कि इसमें से केवल सम संख्या या विषम संख्या के बारे में पूछ लिया जाता है। जब हमने केवल सम या विषम संख्या दी हुई हो और वो लगातार क्रम में हो और उसका हमने यदि योग निकालना हो तो उसके लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे, इसी से मिलता जुलता तरीका उसमें होगा। और उसमें आप देखेंगे कि जो n ओड नंबर है, यदि हमने n ओड नंबर यानी कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो लगातार क्रम में हैं और ओड संख्या में दिए हुए हैं, जैसे कि 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7, इसके लिए हम क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं, n का स्क्वायर, यानी कि जितने भी नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4, जो नंबर दिया हुआ है, जितने नंबर की संख्या दी हुई है उसी संख्या को हम स्क्वायर कर देंगे और उससे हमारा जो n ओड जो नेचुरल नंबर्स हैं उसका जो है एडिशन, उसका टोटल, उसका योग, सम हमारे पास आ जाएगा। जैसे कि इस सीरीज में हमारे पास 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 और 4। इस प्रकार से हमारे पास n हुआ 4 और 4 का स्क्वायर हुआ 16। इस प्रकार से इसका हमारा जो टोटल ऐड होगा, एडिशन होगा, योग होगा, वो होगा 16 के बराबर। एक बार हम करके देखते हैं, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, इसलिए जो 16 है वो एक्यूरेट है, सही आंसर है हमारा। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे पास जो यदि n इवन नंबर दे रखे हैं और उसमें जो है वो नंबर्स ओड नंबर उसमें से सीरीज में से डिलीट कर दिए हैं, ओड नंबर नहीं दिए हुए हैं, केवल इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर्स को निकालने के लिए हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो होगा n इंटू में n-1। जैसे कि 2 4 6 8, 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 8। पहले हम इसको ऐड करके देखते हैं कितना बन गया, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, ये हमारा बन गया टोटल 20। अब इसके लिए देखते हैं क्या तरीका अपनाएं, क्या फार्मूला, क्या मेथड अप्लाई करें। यदि हम इस संख्या को देखें कितना बन गया हमारे पास, 1 2 3 4, ये हमारे पास में 4 संख्याएं बन गई। अब जो टोटल नंबर है उस नंबर को हम यदि इस नंबर में एक प्लस एक करके, एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 20, तो हमारा जो तरीका बन जाएगा, जो फार्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा n इंटू में n+1। इस प्रकार से जो दी हुई सीरीज है उसका हम टोटल, उसका सम, एडिशन, उसका पता कर सकते हैं और इसका पता करने के बाद
हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत कम टाइम लेंगे और ज्यादा हमारा जो टाइम है वो किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में नहीं लगेगा। इस प्रकार से आपने तीनों सीरीज को देखा है। पहली सीरीज में जो है वो टोटल नेचुरल नंबर दिए हुए हैं सभी के सभी, उसमें ऑड और इवन दोनों शामिल हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या था, केवल ऑड नंबर है, और तीसरे क्वेश्चन में क्या है, केवल इवन नंबर है। आपने जो फार्मूला था उसको याद रखना था। वो हमारा जो फार्मूला क्या था, n इंटू में n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो उससे हमारा जो पहला क्वेश्चन था सम जो ऑल नेचुरल नंबर का था वो निकल जाएगा। उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, यदि हम नीचे से 2 को डिलीट कर दें, 2 को हटा दें, तो उससे हमारा निकल जाएगा इवन नंबर्स का। और यदि हम केवल n को स्क्वायर कर दें तो उससे निकल जाएगा हमारा n ऑड नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर पूछ लिया जाए, कई बार पूछ लेते हैं, एक सीरीज दे दी जाती है नंबर्स की और इस नंबर्स का जो है आपसे स्क्वायर का योग पूछ लिया जाता है। जब किसी का आपसे स्क्वायर का योग पूछ रखा हो तो उसके लिए भी बेसिक फार्मूला जो होगा वही अप्लाई होगा और उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। आप उसको देखें, दूसरा जो फार्मूला स्क्वायर निकालने का, n इंटू में n+1 इंटू, अब यहां पर क्योंकि हमने स्क्वायर निकालना है तो n+1 को और हम आगे बढ़ाते हैं और उसमें एक और 2n+1 को ऐड कर देते हैं। n इंटू में n+1 इंटू 2n+1 और इस सब को 6 से डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा स्क्वायर्स ऑफ n नंबर्स। देखते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास सीरीज दी हुई है 1 2 3 4 का। यदि हम 1 2 3 4 का स्क्वायर्स का ऐड करके उसका टोटल, उसकी वैल्यू निकालते हैं, उसका जो टोटल वैल्यू निकालते हैं उसको देखते हैं, हमारे पास जो टोटल नंबर्स हो गए 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 6 अब इसको देखते हैं, +4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि इसको 3 से हम डिवाइड करते हैं 2 और 3, 2 से 2, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, हमारा जो आंसर आ जाएगा 30। अब देखते हैं क्या हमारा जो आंसर है वो 30 आता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 और 4 5, 3 का स्क्वायर 9, 5 और 9 14 14, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस में 14 इज इक्वल टू 30। इस प्रकार से यदि हम 16 को 14 को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा पूरा 30 आ जाएगा। इस प्रकार से कुछ बेसिक्स फार्मूलाज हैं, कुछ बेसिक तरीका है, मेथड्स हैं, बिल्कुल सिंपल है। इसमें सबसे पहले आपने सिर्फ इसी को याद रखना है, n इंटू में n में एक और ऐड करके हम इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का योग आ जाएगा। इसी फार्मूले में से, इसी तरीके में से हम कम ज्यादा करके हम अगले जो सीरीज के क्वेश्चन है उसको हम सोल्व कर लेंगे। तो ये था स्क्वायर्स का। इसके बाद स्क्वायर्स के अलावा कई बार क्यूब्स का पूछ लिया जाता है। एक पूरे नेचुरल नंबर की एक सीरीज दी जाती है और उसे आपसे पूछ लिया जाता है कि उसका जो है वो क्यूब का जो एडिशन टोटल कितना होगा। इसके लिए भी एक सिंपल फार्मूला है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। जब हमने फार्मूला जो पहले हमने एक एडिशन का फार्मूला जो यूज किया था n इंटू में n+1 डिवाइडेड बाई 2, उसी फार्मूले से मिलता जुलता जो फार्मूला तरीका मेथड इसमें है और इसको हम सिर्फ क्या करेंगे, बेसिकली इसी को स्क्वायर कर देंगे, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 और होल का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा सम ऑफ क्यूब्स। यानी कि यदि किसी नेचुरल नंबर की सीरीज का क्यूब का स्क्वायर, क्यूब का हमने एडिशन निकालना हो, क्यूब का हम टोटल निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
जो सबसे पहले सीरीज में, जो नेचुरल नंबर की सीरीज में एडिशन का जो फार्मूला था, उसके योग का जो फार्मूला था n इंटू में n+1 डिवाइडेड बाई 2, उसी फार्मूले का हम स्क्वायर कर देंगे। यदि हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा जो है क्यूब का इसमें टोटल एडिशन निकल जाएगा। इसके अलावा कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, दो कंसेक्यूटिव कोई नंबर दे दिए जाते हैं और कंसेक्यूटिव नंबर देने के बाद उसका स्क्वायर दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है इसके जो स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है, उसके वर्ग का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना होगा। आमतौर पर दो कोई भी कंसेक्यूटिव जो नंबर्स होते हैं उसके स्क्वायर्स का जो अंतर होता है वो उन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स के योग के बराबर होगा, उसकी सम के बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपसे 25 का स्क्वायर एंड 26 के स्क्वायर का आपसे डिफरेंस पूछ लिया है, अंतर पूछ लिया है, तो आपसे यदि ये अंतर पूछा गया है तो आपने ध्यान रखना ये दोनों नेचुरल नंबर्स जो है कंसेक्यूटिव्स हैं और इन कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एडिशन होगा सम होगा, वही इन दोनों के स्क्वायर्स का अंतर होगा। यदि हम 25 और 26 को ऐड करते हैं तो 25 और 26 को ऐड किया हमारे पास आ गया 51। इस प्रकार से यदि 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर होगा, उसका जो अंतर होगा वो होगा 51। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा है, आमतौर पर आपसे कई बार यूनिट की डिजिट निकालने के लिए पूछ लिया जाता है। आपको कोई संख्या दे दी जाती है, उसकी पावर दी हुई होती है और उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि उसकी इकाई का अंक क्या होगा। यूनिट की डिजिट निकालने के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीका होता है, साधारण तरीका होता है। आमतौर पर उसमें आपने कहीं भी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका सिंपल तरीका क्या है, यदि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट ओड है, यदि यूनिट डिजिट ओड है तब आपका जो यूनिट का डिजिट आएगा, यदि उस डिजिट को हम फोर्थ टाइम तक रेज करते हैं, यानी कि उसकी फोर्थ वैल्यूज के बराबर उसकी यूनिट की डिजिट को हम निकालते हैं, तो हमारे पास उसका जो डिजिट आएगा वो 1 आएगा। और यदि कोई भी यूनिट डिजिट इवन में है और उसका हम फोर्थ वैल्यू निकालते हैं, फोर्थ वैल्यू, जब इसके यूनिट डिजिट को आप फोर्थ वैल्यू तक निकालते हैं तो ऑड कोई भी नंबर है उसकी जो डिजिट आएगी वो हमेशा 1 आएगी और यदि इवन नंबर है उसकी जो डिजिट है वो हमेशा 6 आएगी, 2 नहीं 6। इस प्रकार से यदि कोई भी यूनिट का डिजिट आप देख करके उसकी जो पावर्स है उस पावर्स को सबसे पहले आप फोर्थ से या 4 से आप उसको डिवाइड करें और उसके बाद जितना बच जाता है उसके अनुसार उसको आप आगे सोल्व करें। जैसे कि यदि एक एग्जांपल देखें आप 623 पावर रेज्ड अप टू 39। अब 39 की पावर को हम पहले क्या करेंगे, अब इसमें देखो 623 की जो पावर 39 है इसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं और 4 से डिवाइड करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास में कितना बच जाता है। ये 9 से पूरा डिवाइड हो गया और 9 से डिवाइड होने के बाद में ये हमारे पास में बच गया 4 और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 नॉट 4 बट 3 क्योंकि 39 है। इस प्रकार से जब आपने जो पावर्स की फोर्थ से पूरा जब ये डिवाइड हो गया वहां पर इसकी जो यूनिट की वैल्यूज है वो 1 आ जाएगी और उसके बाद जो हमारे 3 बच गया उसको हम 3 से जो यूनिट डिजिट है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3 इंटू 3। अब इसको जो 3 बचा हुआ जो डिजिट था हमारा उससे हम 3 बार इसको मल्टीप्लाई किया और उसके बाद इसका जो यूनिट डिजिट जो फोर्थ टाइम पर यूनिट डिजिट आया था 1 उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 जा 9 9 3 जा 27 बन जा 27 और इस प्रकार से इसका जो यूनिट का डिजिट आ जाएगा वो आ जाएगा 7। इसी प्रकार से यदि हम 92 की पावर रेज्ड अप टू 42 को देखते हैं, जब पावर 42 है उसको हम यदि 42 पावर को 4 से हम डिवाइड करते हैं
तो वो 10 से डिवाइड होने के बाद 2 उसमें बच जाता है, प्लस में 2। अब 2 बच गया हमारे पास। यदि आप 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और जब हमने इसकी पावर को 4th टाइम तक रेज किया था, यानी कि जब किसी भी इवन डिजिट को आप 4th टाइम तक रेज करके उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करके उसकी यूनिट की डिजिट निकालते हैं, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो यूनिट की डिजिट 6 आएगी। और इस प्रकार से आप इस 6 को बची हुई जो 2 वैल्यूज थी उससे आप मल्टीप्लाई करके यूनिट का डिजिट आप निकाल सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 8 8 जा 64 और 64 इंटू में 6, 64 इंटू में 6, 6 4 जा 24। हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यूनिट की डिजिट 4। इस प्रकार से यूनिट की डिजिट निकालना बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। यूनिट की डिजिट में कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई ज्यादा इसमें मुश्किल काम नहीं है। आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि जब किसी भी यूनिट की डिजिट को हम 4th टाइम तक रेज करते हैं, उसकी पावर 4 को ले जाते हैं, तो 4th पावर तक उसकी जो यूनिट की डिजिट होगी वो ओड नंबर के लिए 1 होगी और इवन नंबर के लिए 6 होगी। उसके बाद जितनी पावर दी गई है उसको हम एक बार 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद जितने भी नंबर्स बच जाता है उस 3 नंबर पर, यानी कितने टाइम्स पर हम यूनिट की डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके 1 या 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद हमारे पास में यूनिट की डिजिट आ जाएगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। आमतौर पर कोई फैक्टर्स दे दिए जाते हैं और उससे आपसे प्राइम फैक्टर्स के नंबर पूछ लिया जाता है। जैसे कि एक सीरीज दे दी गई है 6 की पावर 7 मल्टीप्लाई 35 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 10। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना है? इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी संख्या दी गई है उस संख्या को पहले हम प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद उसके जो टोटल फैक्टर्स की पावर है उसको हम आपस में ऐड करके उससे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हम पता कर लेंगे। जैसे कि 6 को यदि हम प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, ये बन जाएगा हमारा 2 इंटू 3 की पावर 7। 35 को हम डिवाइड करते हैं तो 7/5 और 11 का 11 ही रहेगा, 11 में कोई चेंज नहीं होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं ये 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 11 की पावर 10 इज इक्वल टू। अब ये सभी जो प्राइम फैक्टर्स की जो पावर्स है इस पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस में 10 इज इक्वल टू 38। इस प्रकार से जो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होगा वो हो जाएगा 38। तो फ्रेंड्स, आज ये नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ लगभग 10 क्वेश्चन आज हमने सोल्व किए हैं और कुछ अगले क्वेश्चन जो होंगे वो हम अगली क्लास में करेंगे। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आप बिना किसी फार्मूले के, बिना किसी जटिल प्रक्रिया के गणित को समझने में कामयाब होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।